अपने मुस्लिम लॉ के प्लेलिस्ट के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियोस में मुता निकाह, इद्दत और मेहर के बारे में बहुत ही वृत्तांत रूप से बहुत ही गहन विवेचन, बहुत ही गहन विमर्श किया है। और आज के इस वीडियो में मुस्लिम लॉ के अंतर्गत दिए गए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या यूं कहें डाइवोर्स या तलाक के बारे में हम गहन अध्ययन, गहन विवेचन करने वाले हैं। तो अगर बेसिकली बात की जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो होता है वो दो तरह से होता है, जिनमें सबसे पहले के अंतर्गत आता है जबकि किसी पार्टी की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, और दूसरे के अंतर्गत आता है बाय द डाइवोर्स या बाय द तलाक, या किसी एक पार्टी के द्वारा जब दूसरे को तलाक दे दिया जाता है तो ऐसे भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या फिर विवाह का विघटन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डाइवोर्स के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन, बहुत ही सरल भाषा में इसको समझने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं एलएलबी में था तो जब ये मुस्लिम लॉ हमारे सिलेबस में था तो कई बार ऐसा होता था, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत तलाक का प्रोविज़न बहुत ही सारे इसके टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, तलाकुल अहसन और तलाकुल हसन, और उसके बाद आता है तलाकुल तफवीज, इला, मुबारक, और ये ढेर सारे टाइप्स ऑफ तलाक दिए हुए हैं। तो ऐसा होता था कि भाई हम लोग आगे आगे पढ़ते पढ़ते जाते और पीछे इसको पूरी तरह से भूलते हुए चले जाते थे। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस वीडियो में तलाक के हर एक टाइप, हर एक प्रोविज़न को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल भाषा में बात करने वाले हैं। तो चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि भैया फ़ोन को कहीं टिका दीजिए, हेडफोन को कान में लगा दीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं जितने पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। क्योंकि जब आप इसको रिवीजन फिर से दोबारा करेंगे तो आपको भूलने जैसी या फिर कंफ्यूज होने जैसी सामान्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत डाइवोर्स के दिए गए इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। बेसिकली जो तलाक शब्द है ये एक अरबिक शब्द है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, और तलाक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टू रिलीज, यानी कि ये वो सिस्टम होता है जहाँ पर एक पति अपने पत्नी को मैरिटल रिलेशंस, उसका रेपुडिएशन करते हुए, उसको भंग करते हुए उनको मुक्त कर देता है। अगर बात की जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तलाक के बारे में जो पावर्स की मुस्लिम पुरुष को मुस्लिम महिला से बहुत ही ज़्यादा पावर दी गई हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम पुरुष का जो पावर है वो काफ़ी अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड और अल्टीमेट पावर है, जिस पर किसी भी तरह की जवाबदेही या प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इससे पहले कि हम तलाक के टाइप पर आगे बढ़ें, हम आपको कुछ कंडीशंस बता देते हैं जो कि तलाक के बारे में अहर्ताएँ हैं जो बहुत ही आवश्यक बताई गई हैं। जैसे इसमें कंडीशन में क्या है, जो पहली कंडीशन है वो कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी है, यानी कि पक्षकार की सक्षमता। तो इसमें एक पक्षकार जो है वो सक्षम कब माना जाएगा, अगर वो साउंड माइंड है और प्लस उसने अपनी प्यूबर्टी की एज अटेंड कर ली है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत जो प्रोविज़न दिया गया है वो फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति का है, कि एक पार्टी की सहमति स्वतंत्र कब मानी जाएगी, जब वो स्वेच्छया वॉलंटरली अपनी इच्छा से किसी चीज़ पर सहमति देता है, वो सम्मति देते हैं। जैसे कि किसी भी तरह का कोशियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या फोर्स से अगर धोखाधड़ी करके, गन मत्थे पे रख के, रिवॉल्वर दिखा के, चाकू दिखा के अगर कंसेंट लिया गया है तो ये कंसेंट फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति नहीं कही जाएगी। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आता है फॉर्मेलिटीज़ का। फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है, जैसे इसमें मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कई सारे स्कूल्स दिए गए हैं, तो अलग अलग स्कूल के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ भी बताई गई हैं। जैसे कि अगर बात की जाए शिया लॉ के अंतर्गत, तो शिया लॉ में ये बताया गया है कि तलाक के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये तलाक ओरल फॉर्म में, मौखिक फॉर्म में होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत 2 विटनेस की उपस्थिति अनिवार्य है, और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें कुछ स्पेसिफिक अरबिक टर्म्स का प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण करना आवश्यक माना गया है। और वहीं पे सुन्नी लॉ इस पर शांत है, इस पर मूक रहता है। वो ये कहते हैं, सुन्नी लॉ के अनुसार ये व्यवस्था दी गई है, जो तलाक है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, विटनेस की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, और ना ही हम किसी विशेष लैंग्वेज, किसी स्पेशल जो अरबिक टर्म्स हैं उनके उच्चारण पर कोई बाध्यता प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम आते हैं तलाक के टाइप्स पे। तो तलाक के टाइप्स बेसिकली अगर तलाक को आप डिवाइड करेंगे तो इसको 2 मोटे तौर पे डिवाइड किया जा सकता है, जहाँ पे पहला जो टाइप होगा
वो एट द इंस्टेंस ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति की साइड से तलाक के कितने टाइप हैं, और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आएगा एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ, या पत्नी की तरफ से कितने टाइप्स तलाक के बताए गए हैं। तो पति की तरफ से तलाक के जो टाइप्स बताए गए हैं वो हैं तलाक, इला और जिहर। तलाक फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनमें पहला जो टाइप है वो तलाकुल सुन्नत का आता है, और दूसरा जो टाइप है वो तलाकुल बिद्दत का आता है। तलाकुल सुन्नत पुनः दो उप भागों में विभाजित हो जाता है, जहाँ पे पहला इनका भाग अहसन का है और दूसरा हसन का है। और यहीं पे जो पत्नी की साइड से जो तलाक के प्रोविज़न दिए गए हैं वो तलाक ए तफवीज है, खुला और मुबारक है, खुला और मुबारक जो कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी कहे जाते हैं, और सबसे लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिया गया जो तलाक का टाइप जो कि लियान और फस्क है वो आता है। तो आज के इस वीडियो में हम तलाक के हर एक टाइप पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही गहन गंभीर विवेचन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तलाकुल सुन्नत के बारे में दिए गए जो भी प्रोविज़न और इसके टाइप हैं। तो तलाकुल सुन्नत की अगर बात की जाए तो इसका उत्पत्ति जो है सुन्ना शब्द से हुआ है। सुन्ना का मतलब वो होता है जो कि प्रॉफिट के ट्रेडिशंस पे बेस्ड है, उनके आचार व्यवहार पे, उनके बिहेवियर पर बेस्ड है। यानी कि ये वो फॉर्म ऑफ तलाक है जिसको प्रॉफिट के द्वारा स्वयं इनको यूज किया गया, इनको उपयोग किया गया। इनको रिवोकेबल टाइप ऑफ तलाक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा समय, एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि समय रहते अगर प्रयास किया जाए पार्टीज़ के द्वारा तो अब उनके संबंधों को, उनके रिश्ते को बचाया भी जा सकता है रिकॉन्सिलिएशन के द्वारा और म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा। तो तलाक़ सुन्नत के अंतर्गत आने वाला जो सबसे पहला तलाक है उसको अहसन तलाक कहते हैं। अहसन तलाक को मोस्ट प्रॉपर तलाक भी कहते हैं और इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक भी माना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रचलन में पाया जाता है। इसके अंतर्गत व्यवस्था ये दी गई है कि जबकि एक मुस्लिम महिला या पत्नी प्योरिटी की एज में, तुहर की एज में चल रही हो, अब तुहर का एज, तुहर का पीरियड वो पीरियड होता है जबकि एक महिला जो होती है उसका मासिक धर्म नहीं चल रहा होता, उनका माहवारी, उनका पीरियड नहीं चल रहा होता है। तो जबकि वो अपने प्योर फॉर्म में पवित्र होती हैं तो इस फॉर्म को, इस पीरियड को तुहर का पीरियड या प्योरिटी का पीरियड कहा जाता है। तो इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि एक मुस्लिम महिला जब तुहर पीरियड में चल रही हो, ऐसे टाइम पे एक सिंगल सेंटेंस में तलाक का प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण जो है वो इस तरह के तलाक के अंतर्गत आता है, और इस उच्चारण के बाद मुस्लिम महिला को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है, निर्वाह करना पड़ता है, जो कि 3 मंथली कोर्सेज का होता है। यानी कि 3 माह के इद्दत पीरियड के निर्वाह के पश्चात ये तलाक पूरा कंप्लीट होता है और जो है वो मुस्लिम पति और मुस्लिम महिला फिर से पुनः रीमैरी करने के लिए तैयार माने जाते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि जबकि इद्दत का पीरियड चल रहा हो, 3 महीने का वो पीरियड वो पास कर रही हो, उस बीच में अगर पति और पत्नी के बीच में कोई इंटरकोर्स, कोई सहवाग, संभोग या कोहिबिशन हो गया तो ये जो तलाक है वो रिवोकेशन हो जाएगा, वो रिवोकेबल कंडीशन में आ जाएगा, निरस्तीकरण के योग्य माना जाएगा। और अगर इनके मध्य में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होता है तो वो जो टाइम है, वो जो तलाक है वो इर्रेवोकेबल कंडीशन में हो जाएगा। तलाक़ सुन्नत के अंतर्गत जो दूसरा टाइप ऑफ तलाक है वो हसन तलाक के बारे में दिया गया है। हसन तलाक का मतलब, हसन शब्द का शाब्दिक अर्थ गुड होता है और ये प्रॉपर टाइप ऑफ तलाक भी माना जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये अहसन तलाक से उच्चता की श्रेणी में कम उच्च माना जाता है, उससे थोड़ा सा इसका कम इम्पॉर्टेंस है, लेकिन ये भी काफ़ी प्रचलन में रहने वाला तलाक है। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि एक मुस्लिम महिला को उनके 3 प्योरिटी के पीरियड में, उनके 3 तुहर के दौरान 3 बार जब तलाक सेंटेंस का उच्चारण किया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, उनको प्रोनाउंस किया जाएगा, तब ये तलाक परिपूर्ण माना जाएगा और इसके बाद मुस्लिम महिला को जो है वो इद्दत पीरियड निर्वाह करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहला जो इसमें उच्चारण है तलाक का, सबसे पहली जो घोषणा है, सबसे पहला जो कथन है वो पहले प्योरिटी के पीरियड में किया जाएगा, पहले तुहर के पीरियड में किया जाएगा। उसके बाद एक मासिक धर्म आने के बाद दूसरे तुहर के पीरियड में किया जाएगा दूसरी बार, यानी सेकेंड टाइम जो है प्रोनाउंसमेंट किया जाएगा। और उसके बाद फिर से जब एक मासिक धर्म बीत जाएगा, मासिक चक्र बीत जाएगा, तीसरे तुहर के पीरियड में फिर से इसको
पुनः जब प्रोनाउंस किया जाएगा, पुनः इसको उच्चारित किया जाएगा, तब ये तलाक परिपूर्ण माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए दूसरे से लेकर तीसरे तुहर के बीच में, पति और पत्नी के बीच में बात बन जाती है और उनके मध्य में किसी तरह का कोहिबिशन हो जाता है, किसी तरह का संभोग या सहवास हो जाता है, तो ये जो तलाक है वो रिवोकेबल कंडीशन में आ जाएगा, यानी निरस्त्रीकरण के योग्य हो जाएगा। और अगर यहीं इसी जगह पे अगर सहवास नहीं होता, किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनता, तो ये इरेवोकेबल कंडीशन में आ जाएगा, यानी इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। हमारा जो अगला टाइप ऑफ तलाक है वो तलाकुल बिद्दत है। तलाकुल बिद्दत को इरेवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक भी कहते हैं और इसको डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक भी कहते हैं। डिसअप्रूव्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सुन्नी लॉ के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, सुन्नी स्कूल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, और शिया जो स्कूल है वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इनको मान्यता नहीं देता। इसको एक बहुत ही प्रचलित अर्थों में इसको ट्रिपल तलाक के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि एक ही तुहर के पीरियड में, एक ही सिंगल सेंटेंस में जब पति तलाक 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 3 बार उच्चारण कर देता है, या फिर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ 3 बार बोल देता है, तो ये इस टाइप का जो तलाक है वो इस तलाकुल बिद्दत के फॉर्म में आएगा, इसके स्कोप के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो है वो औरत को इद्दत का पीरियड निर्वाह करना पड़ता है। और मान लीजिए कि अगर उस पुरुष को फिर से, मान लीजिए उनसे ये तलाक जो हुआ है वो गलती में हुआ है, और अगर वो चाहते हैं कि अपनी पत्नी से पुनः विवाह करें, तो ऐसी कंडीशन में उनकी पत्नी को एक बहुत ही विवादित रहने वाला एक सिस्टम है जिसको हलाला नाम से जानते हैं, इससे होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बाद से वो पुनः अपने पति से पुनः विवाह करने के लिए तत्पर मानी जाएंगी, तैयार मानी जाएंगी। अब इसके अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है जिसको हम सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मानते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, क्योंकि इस टाइप का तलाक भारत में भारतीय मुस्लिम महिला को दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायोलेशन करता है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। और उसके बाद 2019 में मुस्लिम वुमेन एक्ट आया, और मुस्लिम वुमेन एक्ट के द्वारा इस टाइप ऑफ तलाक को ऑफेंस, एक अपराध की श्रेणी में ला दिया गया, इसको अपराध घोषित कर दिया गया, और ऐसा करने वाले हर व्यक्ति को 3 साल के लिए जो सजा का प्रावधान है वो सेटअप कर दिया गया। तलाक की श्रेणी में जो अगला तलाक है उसको हम इला तलाक के नाम से जानते हैं। इला तलाक के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि एक मुस्लिम पुरुष, एक हस्बैंड अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम की शपथ लेते हुए यह उल्लिखित करता है कि पिछले 4 महीने में उनके और उनकी पत्नी के मध्य किसी भी तरह का इंटरकोर्स, किसी भी तरह का संभोग, सहवास या कोहिबिशन नहीं हुआ है, और इसके बाद जो है ये तलाक में इद्दत का पीरियड स्टार्ट होता है, और वुमेन को इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको निर्वाह करना पड़ता है। लेकिन इसी इद्दत पीरियड के मध्य में अगर पति और पत्नी के बीच में बन जाती है किसी तरह का सहवास, संभोग या इंटरकोर्स, या किसी भी तरह का कोहिबिशन हो जाता है, फिजिकल रिलेशन बन जाता है, तो ये तलाक जो है वो कैंसिलेशन पीरियड में चला जाएगा, यानी कि निरस्त किए जाने के योग्य हो जाएगा। और अगर नहीं बनता है भाई तो ये तलाक इर्रिवोकेबल माना जाएगा। और इसके बाद जो अगला तलाक का टाइप आता है उसे हम जीहर तलाक के नाम से जानते हैं। जीहर तलाक के अंतर्गत ये होता है कि एक जो पति है वो अपनी पत्नी को प्रोहिबिटेड रिलेशन के अंतर्गत आने वाले जो भी पर्सन हैं उनसे तुलना उनकी करता है, उनसे कंपेयर करता है। जैसा मान लीजिए एक पति ने अपनी पत्नी को कंपेयर करते हुए हाथ जोड़ के कहा कि देवी आप मेरी माता समान हैं, तो ये इस टाइप का तलाक माना जाएगा, और फिर उसने तलाक के लिए प्रपोजल रखा। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का तलाक देने का प्रयास करता है तो इसके बाद इद्दत का पीरियड स्टार्ट होता है जो कि 4 माह का होता है, और इस 4 माह के दौरान अगर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं बना तो वाइफ के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो कोर्ट को अप्रोच करके, कोर्ट से फर्स्ट जुडिशियल डाइवोर्स के लिए उनको कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं, और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए इस 4 मंथ के इद्दत पीरियड के दौरान इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन अगर इस्टेब्लिश हो गया तो ये तलाक का जो पूरा सिस्टम है ये वहीं पर भंग माना जाएगा, खत्म माना जाएगा, रिवोकेशन के लायक या निरस्तीकरण के लायक माना जाएगा। और अब हम आते हैं वाइफ की तरफ से या पत्नी की तरफ से मिले हुए जो तलाक के टाइप हैं उन पे। तो इनमें सबसे पहला जो तलाक है वो तलाक तफवीज का है। तलाक तफवीज को डेलीगेटेड टाइप ऑफ तलाक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत पति एक एग्रीमेंट के द्वारा पत्नी को या किसी थर्ड पर्सन को
राइट जो होता है, तलाक देने का राइट है, वो डेलीगेट कर देता है। इस एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस भी मेंशन की जाती हैं जिस कंडीशन के फुलफिल ना होने पर पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है। जैसे कि इसमें कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई अगर पति अपनी पत्नी को मेंटेन करने में असफल हुआ, तलाक लिया जा सकता है। या फिर उसने अगर कोई सेकेंड मैरिज कर ली तो भी पत्नी जो है वो अपने पति को तलाक दे सकती है। यानी कि ये इनका एक डेलीगेटेड राइट होता है। वाइफ की तरफ से दिए जाने वाले तलाक में जो दूसरा तलाक आता है वो खुला तलाक होता है। खुला, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इसमें वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि भाई पत्नी याचना करती है कि आप मुझे खुला छोड़ दीजिए। इसमें पत्नी की तरफ से एक ऑफर प्रपोज करते हुए, एक ऑफर देते हुए कुछ कंसिडरेशन, कुछ कंपनसेशन पति को दिया जाता है कि आप मुझे इस मैरिटल रिलेशन से फ्री कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। और बदले में जब पति इस ऑफर को मान लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके बाद इद्दत का पीरियड स्टार्ट होता है। और इद्दत पीरियड का ख़त्म होने के बाद, इद्दत पीरियड अगर सक्सेसफुल अवस्था में ख़त्म हो जाता है तो ये तलाक परिपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट जो तलाक का टाइप आता है उसे मुबारक तलाक कहते हैं। एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ के तहत जो तलाक लिया जाता है उसको मुबारक टाइप ऑफ तलाक कहते हैं। इसमें शादी की कोई भी पार्टी, पति या पत्नी में से कोई भी ऑफर रख सकता है तलाक के विषय में, सेपरेशन के विषय में, और जब दूसरी पार्टी के द्वारा इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये तलाक इसके स्कोप में मुबारत के अंतर्गत आता है। और इसके बाद औरत को इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है, और इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करने के पश्चात वो दोनों ही इस रिलेशन से, इस मैरिटल बॉन्ड से फ्री माने जाते हैं। आपको बता दें कि खुला और मुबारत दोनों ही एक तरह से म्यूचुअल कंसेंट के फॉर्म पे दिए जाने वाले तलाक माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्योर फॉर्म में म्यूचुअल कंसेंट जो माना जाता है वो मुबारत है, इसी को माना जाता है। और सबसे लास्ट में हम आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंतर्गत दिए गए तलाक के बारे में। तो इसमें बेसिकली दो तरह के तलाक दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला तलाक जो होता है वो लियान के नाम से जाना जाता है। लियान के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि यहाँ पर जब एक हस्बैंड, पति अपनी पत्नी के ऊपर फॉल्स ब्लेम ऑफ एडल्ट्री या एडल्ट्री का एक झूठा आरोप लगाता है, उन पर जार कर्म का एक झूठा आरोप लगाता है, तो ये झूठा आरोप आगे चलकर पत्नी के लिए ग्राउंड हो जाता है, जिसके बेस पर वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है कि हमको जुडिशियल डाइवोर्स दिला दीजिए। तो ये लियान के अंतर्गत ये पूरा सिस्टम आता है। और जो फस्क होता है, फस्क के अंतर्गत जो सिस्टम दिया गया है, जो प्रोविज़न दिया गया है, इसमें ऐसा बताया गया है कि मान लीजिए दोनों ही पार्टीज़ को ऐसा लग रहा है कि भाई एक दूसरे के जीवन निर्वाह एक दूसरे के साथ संभव नहीं है, हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये हमारे लिए हार्मफुल हैं या फिर हम इनके लिए हार्मफुल हैं, और एक दूसरे की जान को खतरा है किसी एक दूसरे से, तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों ही एक साथ नहीं रह सकते तो वो काजी को अप्रोच करते हैं, और काजी उनके इस रिलेशन को, इस मैरिटल बॉन्ड को टर्मिनेट कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड्स भी बताए गए हैं, जिन ग्राउंड्स के बेस पर जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है कोर्ट को। जिनमें जो पहला कंडीशन आता है, जो सबसे पहला ग्राउंड दिया गया है, वो ये दिया गया है कि मान लीजिए जो हस्बैंड है, जो पति परमेश्वर है, वो 4 साल से मिसिंग चल रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं। दूसरे ग्राउंड के अंतर्गत जो हस्बैंड है वो अपने पत्नी को पिछले 2 साल से मेंटेन रखने में असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तीसरे ग्राउंड के अंतर्गत अगर पति को 7 साल से ज़्यादा या 7 साल की सज़ा हो गई, कारावास हो गया। चौथे ग्राउंड के अंतर्गत अगर हस्बैंड जो है वो अपना मैरिटल ऑब्लिगेशंस को 3 साल से निभा पाने में असमर्थ पा रहे हैं। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत अगर हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी सामने आ रही है तो इस ग्राउंड पर भी जो है वो डाइवोर्स लिया जा सकता है। उसके बाद जो आता है अगला पॉइंट, वो हस्बैंड की इनसैनिटी का है, या फिर उनको किसी तरह का लेप्रोसी या वेनरल डिजीज हो गया है। अगले पॉइंट के अंतर्गत ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी टू वाइफ, यानी कि वाइफ के ऑप्शन पे जो प्यूबर्टी का ऑप्शन दिया गया है वो आता है। और सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट के अंतर्गत आता है क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड, यानी कि पति के द्वारा जो क्रूरता की जाती है, इस ग्राउंड पर भी लिया जा सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत वो सारे अदर रीजन्स, वो सारे अदर ग्राउंड्स जिनको एक पार्टी कोर्ट में जस्टिफाई कर सके, उनको ये संतुष्ट कर सके कि ये ग्राउंड्स हो सकते हैं जिनके बेस पे हमें डाइवोर्स मिलना अत्यंत आवश्यक है। तो ये था मुस्लिम लॉ के अंतर्गत दिया गया तलाक या डाइवोर्स के बारे में प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स, सारे ही प्रावधान, सारे ही प्रोविजंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी रिसेंट अपडेट्स को डालता रहता हूँ। धन्यवाद।